का स्वागत है। आज मैं 10th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर 1 के सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें मैं गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रात्मक त्रिज्या में संबंध बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो इसमें जो होता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। गोलीय दर्पण के फोकस दूरी को छोटा f से सूचित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को बड़ा R से सूचित करते हैं। यानी F बराबर होता है R/2। अगर लिखेंगे तो R बराबर 2F। यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के दुगनी होती है। तो इसी चीज के बारे में आज व्यंजक प्राप्त करेंगे अवतल दर्पण से। तो हम लोग जानेंगे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इसके बाद व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। दूसरा उत्तल दर्पण, इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में कुछ बेसिक बात के बारे में बता देते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। तो अवतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा कि जिस दर्पण को बाहर से रचित कर देंगे, यानी बाहर से पेंट कर देंगे, यानी गोलीय दर्पण कहने का मतलब हुआ कि गोलीय दर्पण को बाहर से पेंट कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा अवतल दर्पण। और ये जो पेंट किया जाता है ये पारे का लेप होता है। अब यहाँ पे जब बाहर से पेंट कर देते हैं तो अंदर वाला भाग धंस जाता है। इस प्रकार इसका डिफिनेशन दे सकते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है उसका प्रवर्तक सतह धंसी होती है। अवतल दर्पण के प्रवर्तक सतह धंसी होती है। उत्तल दर्पण, ध्यान दीजिएगा, जिसको अगर अंदर से पेंट कर देते हैं, जिस गोलीय दर्पण को अंदर से पेंट कर देंगे तो प्राप्त होगा उत्तल दर्पण। जब अंदर से पेंट कर दिया जाता है तो बाहर का भाग उठ जाता है। इस प्रकार इसका डिफिनेशन दे सकते हैं कि जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह उभरी या उठी होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो चलिए कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या क्या होती है। तो अवतल दर्पण में ध्यान दीजिएगा, इस रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, और ये है एम और एम डैश को बोलते हैं दर्पण के द्वारक। ये दर्पण के द्वारक हो गया, और ये दर्पण है अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, या गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, और ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। जो ध्रुव होता है P से सूचित किया जाता है और इसे ध्रुव कहते हैं। इसके बाद ये होता है मुख्य फोकस।
इसके बाद इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। ये होता है वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र से लेके ध्रुव तक मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, और इस भाग को जो सूचित करते हैं x और x डैश से सूचित करते हैं। अब जानिएगा कि वक्रता केंद्र किसको कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको कहेंगे वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र के बाद जानेंगे कि मुख्य फोकस किसको कहते हैं। तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर खींची गई किरणें जिस बिंदु से होके निकलती है या निकलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का मुख्य फोकस कहते हैं। ये होता है मुख्य फोकस, जो ये बड़ा एफ है मुख्य फोकस होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एम और एम डैश है, ये जो यहाँ से ये वाला भाग है इसको बोलते हैं दर्पण के द्वारक। ये दर्पण के द्वारक कहलाते हैं। और जो हमारा सी से लेके पी तक है इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र और ध्रुव। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। ऐसे बड़ा आर से सूचित किया जाता है। ध्रुव और फोकस, मुख्य फोकस, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसे बड़ा एफ से छोटा एफ से सूचित करते हैं। और फोकस दूरी को ही फोकसांतर कहते हैं, फोकसांतर कहा जाता है। यानी फोकस दूरी को ही फोकसांतर कहते हैं, इसे छोटा एफ से सूचित करते हैं। ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन थे। अब आगे बढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 कैसे आता है, इसको हम लोग सिद्ध करके देखते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण में F बराबर R/2 या R = 2F, ये होता है अवतल दर्पण। इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। और यहां से जो यहाँ तक लाइन है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ये है ध्रुव, इसको बोला जाता है मुख्य फोकस, इसको बोला जाता है वक्रता केंद्र। और एम और एम डैश को दर्पण के द्वारक या चौड़ाई कहते हैं। अब एक चीज और जान लीजिएगा कि वक्रता केंद्र के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण 90 डिग्री होता है। इसके द्वारा अगर परिधि पर कोई रेखा खींच देते हैं तो इसके साथ में जो कोण बनता है वो कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, यानी समकोण बनता है। परिधि पर कहीं भी खींच दें तो जब भी बनाएगा तो 90 डिग्री। तो इसीलिए जब भी अभिलंब खींचेंगे तो सी से खींचेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें हैं। और इससे पहले हम बता चुके हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जब भी गुजरेगी तो मुख्य फोकस से होकर निकलेगी। ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, तो एक किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरी। अब हम लोग क्या करेंगे, अभिलंब डालेंगे। तो केंद्र से जो रेखाएं परिधि पे मिलती है तो इसके साथ जो कोण बनता है ये होता है अभिलंब। तो यहाँ पे अभिलंब यानी सी जो बनाया ये अभिलंब बनाया। और जहां पे आपतित किरण अभिलंब और प्रवर्तित किरण मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। तो ये वाला भाग कहलाए आपतन बिंदु, इसको एन नाम दे देते हैं। अब जो किरणें दर्पण से टकराएगी उसको आपतित किरण कहेंगे। ये आपतित किरण हो गया। टकराने के बाद लौट जाती है, इसको बोलते हैं प्रवर्तित किरण। और ये है अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब। तो देखिए आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है। अब यहाँ पे ये प्रवर्तित किरण, अभिलंब और ये प्रवर्तित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया, ये आपतन बिंदु के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं प्रवर्तन कोण, आर से सूचित किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आई, तो यहाँ भी हो जाएगा आई एकांतर कोण से, ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा एकांतर कोण से।
और प्रवर्तन के नियम से आई और आपस में बराबर हो जाएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में लिखते हैं। माना एम डैश अवतल दर्पण के द्वारक है। इसको नाम दे देते हैं जिसमें ए से लेके एन तक एन आपतित किरण दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से होकर निकलती है। साथ ही CM अभिलंब है। अब यहाँ पे देखिए C से लेके P तक इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, मतलब वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और मुख्य फोकस से लेके ध्रुव तक की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। इसको छोटा f से सूचित करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पुनः मान लिए एंगल ANC बराबर I और एंगल ANC बराबर I। CNF बराबर हो जाएगा R, एंगल CNF इज इक्वल टू R, और एंगल NCF बराबर भी I हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से एंगल I बराबर एंगल R होता है, मतलब आपतन कोण के बराबर प्रवर्तन कोण होता है। आपतन कोण I के मान है एंगल ANC, तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल ANC बराबर एंगल CNF। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। पुनः चलेंगे तो यहाँ पे A और A एकांतर कोण है, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। एंगल ANC बराबर NCF, एंगल NCF एकांतर कोण से तो ANC बराबर एंगल NCF, ये समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से अब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को तुलना कर देते हैं। से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो इसमें भी देखिएगा ANC है, इसमें भी ANC है, तो ये तो दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, एंगल CNF बराबर एंगल NCF। अब यहाँ पे देखिए CNF और NCF दो कोण बराबर होती है, तो उनकी दो भुजाएं आधार पर के बराबर होते हैं, और त्रिभुज होता है समद्विबाहु। तो दो कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज हो जाएगा जो समद्विबाहु हो जाएगा, यानी त्रिभुज CNF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसीलिए दो भुज आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी NF इज इक्वल टू CF। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो N है P के बहुत निकट है, अत्यंत निकट है, इसीलिए PF इज इक्वल टू हो जाएगा NF। P के अत्यंत निकट है, इसीलिए हम लिख सकते हैं NF इज इक्वल टू PF, यानी N के स्थान पे क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा, यानी N के स्थान पे PF। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब PF के बराबर लिख सकते हैं